प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हिंदी में वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। हिंदी में पहचान: इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस: साधारण वाक्य बनाने के नियम। एक वचनकर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ इज, आई के साथ एम तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूप में भी देख सकते हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर कर्ता के अनुसार एक वचन करता है तो इज, बहुवचन करता है तो आर, अगर आई करता है तो एम, फिर मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ठीक है, तो आई के साथ एम आता है, फिर आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। ही इज, अब वह एक वचन करता है इसलिए ही आएगा, एक वचन करता है तो इज आना है। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। फिर तीसरा वाक्य है, वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो वे की अंग्रेजी होती है दे बहुवचन है इसलिए क्या आएगा, आर। तो दे आर मेकिंग ए नॉइज़ इन द क्लास। अगर यहाँ पर होता वह कक्षा में शोर मचा रहा है तो होता ही इज मेकिंग ए नॉइज़ इन द क्लास। अब मुख्य रूप से गलतियाँ जो हो जाती हैं छात्र छात्राओं से, वो ध्यान दें कि जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होती हैं और वर्ब ऑफ पोजेशन होती हैं, अपेयरिंग वाली वर्ब होती हैं, वर्ब इमोशंस होती हैं, थिंकिंग वर्ब होती हैं, इनका सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। ये वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन बोली जाती हैं, सी है, हियर है, स्मॉल है, नोटिस है, फील है, टेस्ट है, प्लीज़ है, परफॉर्म है, रिकॉल है इत्यादि। इसी तरह वर्ब ऑफ पोजेशन होती हैं, अपेयरिंग होती हैं, इमोशन होती हैं, थिंकिंग होती हैं, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं करना चाहिए। तो ध्यान देना है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, पोजेशन, अपेयरिंग, इमोशन, थिंकिंग का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आई एम बिलीविंग इट। तो बिलीविंग ये गलत है, क्या होगा, आई बिलीव इट। निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। सहायक क्रिया इज, एम, आर के बाद में और मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगाते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यह याद रखना है कि इज में आर के बाद नॉट लगाना है और आईएनजी फॉर्म जिसमें लगी होती है मुख्य वर्ब में उससे पहले, इन दोनों के बीच में होना चाहिए नॉट। राम आज स्कूल नहीं जा रहा है। तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति है इसलिए इज आ गया, बहुत से व्यक्ति होते तो आर आता। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। तो हम ये बहुवचन में आता है, हम की अंग्रेजी बी होती है तो बी बहुवचन है तो आर आएगा। तो वी आर नॉट लर्निंग आवर लेसन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ए टाइप के नंबर फर्स्ट वाले, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो क्या के लिए भाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार। जैसे एक वचन करता है तो इज, बहुवचन करता है तो आर, और आई करता है तो एम को सबसे पहले लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं।
फिर ऑब्जेक्ट लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या वह लड़की झूठ बोल रही है, तो इज दैट गर्ल टेलिंग अ लाई, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वे पत्र लिख रहे हैं, तो आर दे राइटिंग ए लेटर। ठीक है, इसी तरह दूसरे प्रकार के, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आता है, तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, वही सब्जेक्ट के अनुसार मतलब हुआ जाके एक वचन करता है तो इज, बहुवचन करता है तो आर, और आई है तो एम लिखकर कर्ता लिखते हैं। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है, वह इस समय क्या कर रहा है, तो व्हाट इज़ ही डूइंग नाउ। नाउ मतलब होता है, या नाउ की जगह आप यहाँ से बोल लो एट दिस टाइम भी लगाया जा सकता है। तो व्हाट ही इज़ डूइंग नाउ। तुम्हें अब कौन बुला रहा है, तो देखिए एक हु ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रश्नसूचक शब्द भी है, लेकिन ये डायरेक्ट आपकी सहायक क्रिया ले लेता है और मेन वर्ब आ जाती है। जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है, तो हु एक ऐसा शब्द है जो डायरेक्ट सहायक क्रिया लेता है। अन्य जगह क्या होता है, इन शब्दों से पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया आती है, लेकिन ये अकेला ऐसा शब्द है जो डायरेक्ट सहायक क्रिया मेन क्रिया को ले लेता है। जैसे हु इज़ कॉलिंग यू नाउ। फिर है, वह अपने कपड़े क्यों नहीं धो रही है, तो व्हाई इज सी नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स। अब होमवर्क देख लीजिए। तो निम्न वाक्यों की अंग्रेजी बनाओ, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। पहला है, यह लड़का पतंग उड़ा रहा है। दूसरा है, तुम्हारा नौकर बाज़ार से अमरूद खरीद रहा है। तीसरा है, मैं अपने भाइयों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। चौथा है, यह लड़की अपना पाठ याद नहीं कर रही है। पाँचवा है, यह बूढ़ा रसोइया हमारे लिए खाना नहीं बना रहा है। छठा है, क्या डाकिया दरवाजे को खटखटा रहा है। फिर लास्ट सातवां है, तुम इस समय कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।